हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आधुनिक भारत इतिहास में हम कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन विश्व युद्ध में फंसा हुआ था। इसके चलते ब्रिटिश भारतीय सरकार भी युद्ध में शामिल हो गई थी। जो भारत की सरकार थी, ब्रिटिश जो है भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार को सैनिक सहायता दे रही थी। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जनता बढ़ चढ़कर जो है ब्रिटिश सरकार की सैनिक मदद कर रही थी, ताकि सरकार के पास सैनिकों की कमी ना हो पाए। इसके चलते भारतीय जनता की आकांक्षाएं और उम्मीदें बढ़ी हुई थीं। जनता को लग रहा था कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार भारत में कुछ संवैधानिक सुधार लाएगी, अर्थात शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाएगी। तो इस तरह जो है भारतीय जनता भागीदारी को बढ़ाएगी और भारतीय जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई थी। जनता को लग रहा था कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार भारत में कुछ संवैधानिक सुधार लाएगी, अर्थात शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाएगी। तो इस तरह से भारतीय जनता की उम्मीदें बढ़ी हुई थी। अगर सरकार भी भागीदारी को लेना था, इस भागीदारी को लेना था ब्रिटिश सरकार में भारतीय राजनीति को बढ़ाना था, तो इसके लिए राजनीतिक जो है सक्रियता भी जरूरी थी। उसी राजनीतिक सक्रियता को महसूस करते हुए एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक से मिलकर होम रूल लीग आंदोलन छेड़ा। होम रूल लीग का जो प्रभाव था वो सकारात्मक रहा। ब्रिटिश सरकार ने दबाव महसूस करके मॉन्टेग्यू की तरफ से घोषणा करवाई। एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार की ओर से ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि भारत में अब ब्रिटिश शासन का मकसद स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास करना है। एडविन मॉन्टेग्यू का तात्पर्य था कि भारत में एक ऐसी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है जो भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार हो। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में जारी हुई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा होते ही एनी बेसेंट का उद्देश्य लगभग पूरा हो गया था। लगभग पूरा हो रहा था, वह शिथिल हो गई। साथ ही 1917 को कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब उन्हें और क्या चाहिए था। परिणाम स्वरूप होम रूल लीग आंदोलन शिथिल पड़ने लगा और धीरे धीरे नेतृत्व विहीन हो गया। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद जुलाई 1918 में मौखिक घोषणा के बाद एक दस्तावेज आया। जुलाई 1918 में इस दस्तावेज को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का आधार बनी। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे, इसलिए इस रिपोर्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 1919 में जो संवैधानिक सुधार ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, उसे जो 1919 संवैधानिक सुधार को हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसे हम 1919 का भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। मतलब ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित हुआ, जो वो कानून मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का निष्कर्ष वही था जो मॉन्टेग्यू घोषणा का था, अर्थात भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्रमिक रूप से स्वशासित संस्थाओं का स्थापना करना, उत्तरदायी सरकार का भविष्य में विकास करना। इसी रिपोर्ट के आधार पर बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधानमंडलों का आकार बढ़ा दिया गया, यानी उसकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि विधानमंडल अधिकतर सदस्य निर्वाचित होंगे, मतलब भारतीय जनता द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, अर्थात अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जब जारी हुई तो उस पर विचार करने के लिए अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष सत्र बम्बई में बुलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आमतौर पर जो वार्षिक अधिवेशन होता था वह दिसंबर माह में होता था, लेकिन जब कभी आपाधापी में किसी विशेष बात पर विचार करने के लिए दिसंबर माह से पहले ही बुला लिया जाता था, तो उसे हम विशेष अधिवेशन कहते थे। इसका मतलब यह नहीं कि दिसंबर वाला अधिवेशन नहीं होगा। वार्षिक अधिवेशन हर साल होता था और वह दिसंबर में ही होता था, लेकिन कभी कभी किसी विशेष सरकारी निर्णय या किसी आंदोलन पर उसका नेतृत्व कौन करेगा या विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो पहला विशेष अधिवेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बम्बई में अगस्त 1918 को बुलाया गया था। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के खिलाफ असंतोष जाहिर किया गया और बताया गया कि ये जो सुधार होने वाले हैं भविष्य में 1919 इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, यह पर्याप्त नहीं है, हमें तो पूरी तरह से उत्तरदायित्व संभालने का मौका चाहिए। क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में द्वैत शासन की व्यवस्था रखी गई थी कि
आधा शासन गवर्नर करेगा विधानमंडलों में, कुछ कानून केवल गवर्नर बनाएगा और कुछ कानून निर्वाचित मंत्री बनाएंगे। तो इसे हम कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। तो विशेष रूप से इस द्वैध शासन प्रणाली से लोग खुश नहीं थे। यही कारण है कि विशेष सत्र में इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर नाराज़गी जाहिर की गई। तिलक के नेतृत्व में गर्मपंथी नेताओं ने इसे अपर्याप्त, निराशाजनक बताया। इसी रिपोर्ट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को तिलक ने सूर्य विहीन ऊर्जा काल कहा था। एक ऐसा सवेरा जिसमें सूर्य ही नहीं, यानी हमें जो चाहिए था वो तो इसमें है ही नहीं। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादियों ने ये उदारवादी विधानमंडलों में और संसद में पहुंचने के लिए बड़े आतुर रहते थे। इन्हें तीव्र इच्छा रहती थी कि हमें विधानमंडलों में निर्वाचित करके भेजा जाए, निर्वाचित होकर हम विधानमंडलों में पहुंचे और कानून निर्माण कार्य में भाग लें। तो उदारवादी हर कीमत पर हमेशा विधानमंडलों में पहुंचना चाहते थे। तो तिलक या महात्मा गांधी की तरह विधानमंडल से बाहर रहकर कोई तीव्र आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। उदारवादियों का 1885 से कांग्रेस की स्थापना से ही प्रयास रहा कि शासन में हमें भागीदारी दो। यही उनका संवैधानिक सुधार था, यानी उनकी जो सबसे बड़ी उम्मीद थी संवैधानिक सुधार करवाना शासन में। हमें विधानमंडलों में निर्वाचित करके भेजा जाए, निर्वाचित होकर हम विधानमंडलों में पहुंचे और कानून निर्माण कार्य में भाग लें। और तो उदारवादी हर कीमत पर हमेशा विधानमंडलों में पहुंचना चाहते थे। वो तिलक या महात्मा गांधी की तरह विधानमंडल से बाहर रहकर कोई तीव्र आंदोलन नहीं चलाना चाहते थे। उदारवादियों का 1885 से कांग्रेस की स्थापना से ही प्रयास रहा कि शासन में हमें भागीदारी, तो यही उनका संवैधानिक सुधार था, यानी उनकी जो सबसे बड़ी उम्मीद थी संवैधानिक सुधार करवाना, शासन में भारतीयों को भागीदारी दिलवाना। उदारवादियों के लिए तो ये बड़ा अच्छा कदम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की यह सुधार, क्योंकि विधानमंडलों का आकार भी बढ़ा दिया गया था और निर्वाचित सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। और उन्हें क्या चाहिए था, वो निर्वाचित होने वाले थे अगर चुनाव लड़ते तो। इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादी नेताओं ने इस रिपोर्ट का बढ़ चढ़कर स्वागत किया और खुशी जाहिर की। और 1919 के सुधारों या 1919 के भारत अधिनियम के तहत होने वाले विधानमंडल चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग की स्थापना 1918 में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में आने के कुछ दिनों बाद इन्होंने चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस से अलग होकर 1918 में राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग की स्थापना की। क्योंकि चुनाव होने वाले थे, चुनाव में भाग लेने के लिए इन्होंने राष्ट्रवादी उदारवादी संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय उदारवादी संघ को जो है बाद में दूसरा नाम दिया गया अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। स्थापना 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। इस प्रकार कांग्रेस ने अनुमति नहीं दी चुनाव में भाग लेने की। इस तरह जब चुनाव में भाग लेने की इच्छा दबा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह कांग्रेस से अलग एक पार्टी जिसका नाम राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1918 में की, और इस तरह कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हो गया। तो दोस्तों कैसा समझ में आया? आप एक टॉपिक दोस्तों इसलिए एक वीडियो में बना रहा हूँ, एक वीडियो में 3 से 4 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इसको आप रिवीजन करते रहिए बार बार और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।